इतिहास में ना ऐसी कई कहानियां हैं जहां शहजादों ने अपनी सल्तनत गंवा दी। लेकिन सोचिए एक ऐसे शहजादे के बारे में जिसने अपनी सल्तनत खो तो दी, पर उसके बदले में उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, वही शख्सियत जिसने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और यही सवाल असल में बाबर की पूरी जिंदगी को समेट देता है। भला कैसे? मतलब सोचकर देखिए, सिर्फ 12 साल का एक लड़का जिसे अपने ही घर से निकाल दिया गया हो, वो आगे चलकर एक ऐसा साम्राज्य कैसे बना सकता है जो 300 सालों तक चला? नहीं, ये सिर्फ किस्मत का खेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कहानी है जबरदस्त हिम्मत की, लाजवाब रणनीति की और एक ऐसी दूर की सोच की जिसने इतिहास बदल दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बाबर की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहजादे से जिसके पास शाही खून तो था, लेकिन सल्तनत नहीं थी। मतलब किस्मत ने उसके लिए ताज का आराम नहीं बल्कि निर्वासन की ठोकरें चुन रखी थीं। अब जरा बाबर के खानदान पर नजर डालिए। उसकी रगों में ना दो महान और बेहद खूंखार विजेताओं का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था और मां की तरफ से चंगेज खान का। मतलब विरासत तो ऐसी थी कि कोई भी खुद को अजय मान ले, है ना? पर बाबर के लिए ये तो बस उसके संघर्षों की एक शुरुआत थी। ये जो तारीखें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बाबर के फौलादी इरादों का सबूत है। जरा सोचिए, 12 साल की उम्र में वो शासक बनता है और फिर अगले 10 साल अपनी ही जमीन वापस पाने के लिए लड़ता रहता है। बार बार हारता है पर हिम्मत नहीं छोड़ता। और फिर 1504 में जब वो काबुल जीतता है तो वो सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं था, नहीं, वो एक बेघर शहजादे के लिए एक नया घर था, एक नए सपने की शुरुआत थी। तो जब मध्य एशिया में उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए तो बाबर ने क्या किया? उसने एक नई दिशा में देखा। एक ऐसी दिशा में जहां एक जमीन थी, दौलत से भरी हुई लेकिन अंदर ही अंदर बटी हुई। और वो जमीन थी हिंदुस्तान। और बस यहीं से उसकी किस्मत का पहिया हमेशा के लिए घूमने वाला था। देखिए, ये कोई हताशा में लिया गया फैसला नहीं था। ये एक बहुत ही चतुर, एक बहुत ही शातिर रणनीतिकार का फैसला था। बाबर ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि जो हाथ से निकल गया उसके पीछे भागने से बेहतर है कि एक नई दुनिया बसाई जाए। और उसकी वो नई दुनिया, उसकी नई किस्मत हिंदुस्तान में उसका इंतजार कर रही थी। एक ऐसा हिंदुस्तान जो उस वक्त आपस की लड़ाई में कमजोर हो चुका था। तो सवाल ये उठता है कि एक अकेला शहजादा जिसे देश निकाला मिल चुका था, वो हिंदुस्तान जैसी विशाल जगह को आखिर जीतेगा कैसे? जवाब, उसकी तलवार में उतना नहीं था जितना उसकी सोच में था। उसने यहां आकर जंग लड़ने का तरीका ही बदल डाला। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। सिर्फ 4 साल, बस 4 साल। 1526 पानीपत की लड़ाई और दिल्ली के दरवाजे खुल गए। 1527 खानवा का युद्ध और उत्तर भारत का सबसे बड़ा खतरा भी टल गया। और फिर अगले 2 सालों में जो भी रास्ते में आया उसे भी हटा दिया गया। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये एक एक करके रखे जा रहे वो पत्थर थे जिन पर एक नए साम्राज्य की इमारत खड़ी होनी थी। तो सवाल फिर वही है, बाबर ने ये सब किया कैसे? जवाब एक शब्द में है, इनोवेशन। वो अपने साथ हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज लाया जिसके लिए यहां कोई तैयार नहीं था, बारूद और तोपें। सोचिए, एक तरफ हाथियों और तलवारों से लड़ती सेनाएं और दूसरी तरफ आग उगलती तोप। लेकिन असली गेम चेंजर तो कुछ और था। उसने इन नई तकनीकों को अपनी पुरानी मध्य एशियाई युद्ध नीतियों के साथ मिला दिया। तोपों की जबरदस्त मार और उसके साथ बिजली की रफ्तार से हमला करते घुड़सवार। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और उसकी सबसे खतरनाक चाल थी तुलुगमा। इसे एक तरह का मिलिट्री ट्रैप समझिए। होता यह था कि जब दुश्मन की सेना सामने से लड़ने में बिजी होती थी, ठीक उसी वक्त बाबर के घुड़सवार 2 हिस्सों में बंटकर पंखों की तरह दुश्मन को साइड से और पीछे से घेर लेते थे। अब दुश्मन बेचारा कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वो चारों तरफ से फंस चुका होता था। खेल खत्म। और बस यही बाबर की मिलिट्री जीनियस का पूरा सार था। उसने एक बात साफ कर दी कि जंग सिर्फ ज्यादा सिपाही होने से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है बेहतर रणनीति, तगड़े अनुशासन और नई टेक्नोलॉजी से। उसकी छोटी सी लेकिन वेल ट्रेन्ड सेना ने इतनी बड़ी बड़ी फौजों को ऐसे हराया मानो वो कोई बड़ी बात हो ही नहीं। पर रुकिए, बाबर की कहानी सिर्फ मारकाट और लड़ाइयों की कहानी नहीं है।
ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। तलवार के साथ साथ उसके हाथ में कलम भी चलती थी और बागबानी के औजार भी। वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, उससे कहीं ज्यादा था। जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक बेहतरीन लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा, जो दुनिया की सबसे सच्ची ऑटोबायोग्राफीज में से एक मानी जाती है। और मजे की बात यह है कि उसमें सिर्फ अपनी जीतों के किस्से नहीं हैं। उसने हिंदुस्तान के फलों, यहाँ के मौसम, यहाँ के जानवरों, सबके बारे में लिखा। ये दिखाता है कि उसकी नज़र सिर्फ दिल्ली के तख्त पर नहीं थी, वो जमीन को समझना भी चाहता था जिससे वो अपना घर बनाने वाला था। देखिए, किसी जगह को जीतना एक बात होती है और उस पर राज करना बिल्कुल दूसरी। बाबर ने सिर्फ जमीनें नहीं जीती, उसने एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी। उसने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, आर्ट और आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया, और हां, वो अपने साथ चारबाग स्टाइल के बगीचों का कॉन्सेप्ट लेकर आया जो बाद में मुगलों की पहचान बन गए। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात, हिंदुस्तान में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी उसका दिल हमेशा काबुल के लिए धड़कता रहा। और उसकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि मरने के बाद उसे काबुल में एक बाग में दफनाया जाए। ये दिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता। तो इस पूरी उथल पुथल भरी जिंदगी का, इन सारी लड़ाइयों का, इस सारे संघर्ष का नतीजा क्या निकला? बाबर ने हिंदुस्तान को आखिर दिया क्या? चलिए अब उसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। सिर्फ एक नंबर और ये पूरी कहानी कह देता है। 300 से ज्यादा साल बाबर ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी वो 3 सदियों से भी ज्यादा चला, और उसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर, यहाँ की कला पर, संस्कृति पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे आज भी हम महसूस कर सकते हैं। तो आखिर में हम बाबर को किस रूप में याद रखें? एक क्रूर विजेता, एक इनोवेटर जिसने जंग का तरीका बदल दिया, या एक दूरदर्शी शासक? क्या उसकी पहचान उसकी तलवार से है या उन खूबसूरत बागों से जो उसने बनवाए? शायद उसकी असली विरासत इसी सवाल में छिपी है कि वो एक ही शख्स के अंदर ये सब कुछ था। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।